Hello everyone, welcome back. मैं जोगिंद्र कुमार. In this video, we detail about the important example of polysaccharide. The first of all, I detail about the starch. In a many time in your NEET exam and initially the AIPMT that will be conducted by the CBSE. That will be in a many time the question is asked from the this topic. That's an example is the most and most important for purpose of the NEET, or that will be included in your JIPMER and AIMS exam. First of all, I detail about starch. Starch इज ए आपको पता है कि जो स्टार्च है ये बेसिकली स्टोर्ड फॉर्म में होता है इन प्लांट, दैट इज स्टोरेज फॉर्म इन प्लांट. ये प्लांट के अंदर स्टोर्ड फॉर्म में होता है. दूसरा, इसकी जो बेसिक यूनिट होती है, बेसिक यूनिट दैट इज अल्फा डी ग्लूकोज. दैट सुगर यूनिट ऑफ स्टार्च इज ए अल्फा डी ग्लूकोज. आपको इसके बारे में याद रखना है कि स्टार्च का जो बेसिक सुगर यूनिट है वो क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज है. The starch is classified in two categories. One is the amylose, and second category that is amylopectin. That's a amylopectin. We detail each by sequentially. First, that is a amylase. Amylase. जो amylose है enzyme, amylase नहीं, amylose जो enzyme है. Amylose enzyme. First point is here that the amylose is a important. That is, it is a unbranched polysaccharide. ये क्या है, एक अनब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड हैव अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक that I detail here that it is an unbranched polymer of alpha glucose and have alpha 1,4 glycosidic bond. That is a glycosidic bond. इनके बीच में जो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है, पहला पॉइंट. दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं. ये अनब्रांच है. ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है. दैट लीनियर स्ट्रक्चर इज अमाइलोज. दैट इज अनब्रांच. इसके अंदर 200 to 2000 सुगर यूनिट ऑफ अल्फा ग्लूकोज की प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर जो होता है अमाइलोज का बनता है. मैं डिफरेंस यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, डिफरेंस मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 11th क्लास स्टूडेंट के लिए इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो इंपॉर्टेंट है. बट फॉर द पीएमटी स्टूडेंट इसमें डिफरेंस इंपॉर्टेंट नहीं है. इसमें कुछ जो पॉइंट है वो आपके बारे में, जैसे पहला पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है कि एक अनब्रांच होता है अमाइलोज. दूसरा, ये अल्फा ग्लूकोज होता है. बस इसके अंदर अल्फा ग्लूकोज होगा तो आप समझ सकते हो अल्फा ग्लूकोज की अगर सेम यूनिट है तो उसके अंदर तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही बनता है, जैसे कि हमने माल्टोज में बना है. 200 से 2000 सुगर यूनिट इसके अंदर प्रेजेंट होती है. स्टार्च के अंदर अमाइलोज 15 से 20% कॉन्स्टिट्यूट करता है, कॉन्स्टिट्यूट इन स्टार्च के अंदर ये अपनी भागीदारी कितनी देता है, 15 से 20% देता है. तो ये इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पॉइंट है वो यही है. इसके अलावा इसका कोई इंपॉर्टेंट है नहीं. अनब्रांच हमने पढ़ लिया है कि ये क्या है, एक लीनियर स्ट्रक्चर दिख रहा है, अनब्रांच है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती है. और दूसरा, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप यहाँ पे इनके बारे में डिटेल कर लिए. अब हम बात करते हैं अमाइलोज की. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट. इन लास्ट टू लास्ट ईयर योर पीएमटी एग्जाम इस क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम द अमाइलोपैक्टिन. व्हाट इज द अमाइलोपैक्टिन? अमाइलोपैक्टिन में एम्स का भी क्वेश्चन रहा है 2018 का, जो मैंने खुद ने दिया था. तो उसमें ये पूछा गया था कि इसमें जो ब्रांचिंग है वो कहाँ से होती है, मतलब ब्रांचिंग होती है तो ब्रांचिंग में कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. तो वो बॉन्ड पूछा गया था कि किस टाइप का इसके अंदर अमाइलोपैक्टिन के अंदर ब्रांचिंग पाई जाती है. तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहा हूँ बेसिकली. दैट इज, ये जो स्ट्रक्चर आपको यानी ये जो अमाइलोपैक्टिन के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो देखो ये बेसिकली 20 से 30 सुगर यूनिट के बाद आफ्टर, यानी सुगर यूनिट के आफ्टर ब्रांचिंग होना शुरू हो जाती है. ओके, यानी 20 से 30 सुगर यूनिट के बाद इसके अंदर क्या होती है, ब्रांचिंग होती है. जब हम बोल रहे हैं कि 20 से 30 सुगर यूनिट के बाद ब्रांचिंग होती है तो हम इसके बारे में क्या देखेंगे. जैसे मान लो इसके अंदर एक ब्रांचिंग यहाँ पे होती है
तो हम ब्रांचिंग में डिफरेंट टाइप के इसके बारे में कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। CS2 फिर O, और इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा बेसिकली ये ब्रांचिंग हो रही है। अब ये ब्रांचिंग मैंने बताई है कि स्टार्टिंग में 20 से 30 शुगर के बाद इसके अंदर ब्रांचिंग होती है। हर 20 से 30 शुगर के बाद इसके अंदर ब्रांचिंग होना शुरू हो जाएगी। तो देखो, पहला एमाइलोपेक्टिन के बारे में बात कर रहे हैं, अमाइलोस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पीएमटी में पूछा गया था कि एमाइलोपेक्टिन में 2 तरह की ब्रांचिंग पाई जाती है। पहला, इसके अंदर जो शुगर यूनिट है वो शुगर यूनिट क्या होगी, आप बोलोगे अल्फा ग्लूकोज। इसके अंदर जो शुगर यूनिट है वो क्या है, अल्फा ग्लूकोज है। इसके बारे में आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें ब्रांचिंग कौन कौन सी पाई जाती है। तो पहली ब्रांचिंग होती है इसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक, पहला बॉन्ड तो ये पाया जाता है, यानी ये ब्रांचिंग होती है, ये बॉन्ड पाया जाता है। दूसरा एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज प्रेजेंट। ये पीएमटी और एम्स का तो पीएमटी का तो अभी शायद 1-2 साल 17 का पेपर क्वेश्चन का था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, बट ये नेट में भी पूछा हुआ है, ठीक है। दूसरा एम्स 2018 का क्वेश्चन है, जो खुद ने मैंने अटेंड किया था उसमें, तो इस चीज को भी याद रखें कि मतलब एम्स टाइम पे जब पूछा गया था तो वो अलग था, बट फिर भी आपको याद रखना है कि इसके अंदर ब्रांचिंग 2 होती है। एक होती है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की, दूसरा अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की, जो आपको यहाँ पे बेसिकली ब्रांचिंग दिख रही है। अब सोचो कि जब अमाइलोज बनाया था तो एक लीनियर स्ट्रक्चर था, उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं थी, तो उसका जो मोलिकुलर वेट होगा वो क्या होगा, कम होगा, और इसका मोलिकुलर वेट क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि इसमें तो ब्रांचिंग हो रही है हर एक अलग पोजीशन पे। जैसे आप देख रहे हो कि हर 20 से 30 शुगर यूनिट के बाद इसका क्या होता है, ब्रांचिंग होना शुरू हो जाती है। इसका एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसके अंदर ये 85% कंस्टिट्यूट करता है इन स्टार्च। स्टार्च के अंदर ये कितना प्रेजेंट होता है, तो आप याद रखेंगे कि ये 80 से 85% स्टार्च के अंदर प्रेजेंट होता है, वही आपको पता है कि 15 से इतना प्रेजेंट है। तो एक चीज आपने यहाँ पे ये चीज नोट करने की है कि 20 से 30 शुगर यूनिट के बाद होता है, क्योंकि मैं इसके बाद जो ग्लाइकोजन बताऊंगा तो वहां पे आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, और वहां पे ये लाइन भी मैं बताऊंगा, क्योंकि अमाइलोपेक्टिन, ये लाइन पीएमटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो बोल रहा हूँ, कि अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन में कुछ सिमिलरिटीज होती है, यानी उसके स्ट्रक्चर में बिल्कुल सेम सिमिलर होता है, कोई डिफरेंट नहीं होता। शुगर यूनिट अल्फा ग्लूकोज सेम, उनकी जो शुगर यूनिट होती है, ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन इज द सेम इन स्ट्रक्चर, दैट्स इट। तो मैं यहाँ पे ये बता रहा था आपको कि ये जो 20 to 30 शुगर यूनिट है आफ्टर ब्रांचिंग, ये इंपॉर्टेंट है फॉर द ग्लाइकोजन के लिए। ग्लाइकोजन में आप जब देखोगे तो वहां पे क्या है, 12 से 13 शुगर यूनिट के बाद ब्रांचिंग शुरू होती है। ब्रांचिंग शुरू हो जाना यानी 12 से 13 के बाद हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ग्लाइकोजन और इसमें कुछ सिमिलरिटी है, स्ट्रक्चर सेम है, दोनों के दोनों अल्फा ग्लूकोज के बने होते हैं। यानी अगर मैं यहाँ पे ग्लाइकोजन के बारे में मैं लिखूं कि ग्लाइकोजन के बारे में क्या पॉइंट लिखूंगा, तो आपको यही चीज याद रखना, सारे पॉइंट यही होते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा। पहले अभी मैं छोड़ो, ग्लाइकोजन के बारे में थोड़ा समझा, बाद में समझाऊंगा। अमाइलोपेक्टिन का पहले ये देख लो, तो कि अमाइलोपेक्टिन हम देगा 20 से 30, इस लाइन को आपको थोड़ा याद रखना है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि मैं ग्लाइकोजन के बारे में भी बताऊंगा तो वहां पे ये काम करेगा। दूसरा, ये निट के लिए आपको इंपॉर्टेंट है, ये 15 से 80 से आपको सब याद ही हो गया है। लास्ट इसमें क्या है कि ये जो होता है इसके अंदर 2 लाख शुगर यूनिट प्रेजेंट होती है। ओके, कितना शुगर यूनिट इसके अंदर प्रेजेंट होता है, 2000 to 2 लाख। अमाइलोपेक्टिन के अंदर इतने शुगर यूनिट प्रेजेंट होते हैं। तो इसका 4 पॉइंट आपने देखा कि 20 से 30 शुगर यूनिट के बाद बार बार हम ब्रांचिंग होगी, कि हर 20 से 30 शुगर यूनिट के बाद इसके अंदर ब्रांचिंग हो जाएगी। दूसरा, ये अल्फा ग्लाइकोज है, क्योंकि स्टार्च का ये एग्जांपल है। इसके अंदर जो ब्रांचिंग है, जो इंट में काफी बार पूछी गई है, तो इसके अंदर वो कौन सी ब्रांचिंग, वो ब्रांचिंग याद रखनी है। दूसरा, ये कितना कंस्टिट्यूट करना है, इंपॉर्टेंट नहीं है, डिफरेंस फॉर 11th क्लास स्टूडेंट के लिए याद रखना है। ये पीएमटी और एम्स का क्वेश्चन मैंने खुद ने अटेंड किया, तो उसको आप याद रख सकते हो। बट और स्टार्च आपका हो ही गया है। अब इसी में मैं एक सेकंड टॉपिक ले रहा हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और वो सेकंड टॉपिक है दैट्स ए ग्लाइकोजन। ओके, ग्लाइकोजन सेम सिमिलरिटी है, उसको एक्सप्लेन करना इतना टिपिकल ही रहेगा। सेकंड इज ए ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की जो बेसिक शुगर यूनिट होती है उसको याद रखना है। इसकी जो शुगर यूनिट होती है अल्फा
ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज ही है। ओके, कंफ्यूज मत होना, मैंने अल्फा ग्लूकोज लिख दिया लेकिन अल्फा डी ग्लूकोज ही है। दूसरा, इसमें ये 2002 ये शुगर यूनिट की मैं बात नहीं करूंगा, पहली चीज तो ये इसको हटा ही रहा हूं। दूसरा, आपको ये 20 to 1300 के बाद इसकी शुगर यूनिट रिपीट नहीं होती, ये होती है हर 12 से 13, जैसे 1 2 3 4 13 हो जाएंगे, 13 के बाद फिर इसकी रिपीट आ जाएगा एक और, फिर दोबारा 13 के बाद दोबारा एक और ब्रांचिंग आ जाएगी। तो इसकी जो शुगर यूनिट है वो ब्रांच होती है कब से, 12 से 13 शुगर यूनिट के बाद। ओके, दूसरा, इसका आपको पता है ये पूरा स्ट्रक्चर जो बना ये अल्फा ग्लूकोज के लिए, यानी अल्फा ग्लूकोज की ब्रांचिंग दिखा रखी है। इसके अंदर बॉन्ड की बात करते हैं, तो इसके अंदर भी जो बॉन्ड एग्जिट करेंगे तो बॉन्ड आपको दोनों ही याद रखने हैं। ओके, यानी इसके अंदर भी कौन कौन से बॉन्ड पाया जा रहा है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और इसके अंदर भी कौन सा बॉन्ड पाया जा रहा है, तो इन दो बॉन्डों के बारे में आपको याद रखना है। मैं ये नहीं कह रहा एम्स में या नेट में कहीं पूछा गया ये वाली बात मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसको मैंने मिटा दिया है, बट इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट विल बी सिमिलर टू अमाइलोपैक्टिन। तो अमाइलोपैक्टिन और इसमें सिमिलरिटीज है। दूसरा, ग्लाइकोजन के बारे में आप जानते हो कि ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर्ड फॉर्म में पाया जाता है इन एनिमल के अंदर स्टोर्ड फॉर्म में होता है। और एनिमल में भी कहाँ कहाँ होता है, तो पहला याद रखना है, पहले ये हमारे लिवर में स्टोर होता है। जब लिवर फुल हो जाता है ग्लाइकोजन को स्टोर करते करते, तो फिर ये हमारी मसल्स में शुरू होता है, एंड उसके बाद कहाँ स्टोर होना शुरू होता है, मसल्स में। तो पहला कहाँ स्टोर होगा, लिवर में, दूसरा फिर उसके बाद कहाँ स्टोर होगा, मसल में। लेकिन पहले लिवर को फुल करेगा स्टोर करने के लिए, और उसके बाद क्या होता है, मसल उस फूड को या उसको स्टोर करेगी, जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो उसको एनर्जी के फॉर्म में यूज अप कर लेती। तो इस चीज को आपको याद रखना है। ग्लाइकोजन हो गया। बाकी हम इसमें एक लाइन आप याद रख सकते हो कि ग्लाइकोजन स्ट्रक्चरली या फिर इसका जो बेसिक है वो सिमिलर टू किसका है, अमाइलोपैक्टिन के है। आपको इस चीज को भी याद रखने हैं। अब हम एक और न्यू टॉपिक, दैट्स इनुलिन, दैट्स इम्पोर्टेंट फॉर द पीएमटी। जहां आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जाओगे तो वहां पे आपको एक टॉपिक मिलेगा, ठीक है, जैसे मैंने अपने एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। वहां पे इनुलिन के बारे में आप बहुत अच्छे से डिटेल करोगे, क्योंकि वहां पे रीनल जो फिजियोलॉजी है हमारी किडनी की, वहां पे एक पूरा चैप्टर है जिसके बारे में आपसे वहां पे इन छोटे छोटे टॉपिकों को बहुत ब्रॉड लेवल पे डिटेल किया जाता है। तो टॉपिक आपका थर्ड एग्जांपल क्या है भाई, इनुलिन इंपॉर्टेंट है। इसकी जो शुगर यूनिट है वो क्या है, फ्रक्टोज। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कुछ अलग नहीं लिख रहा मैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनुलिन की जो शुगर यूनिट है वो क्या है, फ्रक्टोज है, पहली चीज। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि इनुलिन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। एक्चुअली इनुलिन जो होता है इसको ऑब्टेन किया जाता है, ऑब्टेन फ्रॉम दी दहेलिया, हल्दी जिसके बारे में बोलते हैं हम, जो हल्दी होती है उससे इसको ऑब्टेन किया जाता है। और हल्दी से अगर इसको ऑब्टेन किया जाता है, दहेलिया एंड आर्टिचोक, इससे इसको ऑब्टेन किया जाता है। यानी दो प्लांट हैं, उन दो प्लांट्स की जो रूट्स होती है, ओके, ये उससे इसको ऑब्टेन किया जाता है। एक हल्दी होती है, एक आर्टिचोक होती है। ओके, ये इसका कोई वैसा नाम नहीं है, बट बेसिकली आपको ये चीज याद रखना है। दूसरा, इनुलिन जो है इसको यूज किया जाता है फॉर जीएफआर। इनुलिन इज यूज्ड क्या है, इसका यूज क्या है, ये जीएफआर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, जिसको बोलते हैं आप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। आप इस चीज को याद रखें कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जहां पढ़ते हो किडनी में, जब हमारा बीपी हाई हो या बीपी लो हो या फिर और अलग कंडीशन में होती है कि हमारी बॉडी में आयंस की ज्यादा मात्रा हो जाए या कम मात्रा हो जाए, तो उस टाइम में हमारी बॉडी के अंदर हर आयंस को, वाटर के अमाउंट को बैलेंस करने के लिए जीएफआर का बढ़ना कम होना ये कंटिन्यू लगा रहता है। तो उसमें जीएफआर को आपको इनुलिन मतलब जीएफआर को मेजर करना होता है। तो उसके लिए आपने किसको यूज किया, इनुलिन को यूज किया। क्यों यूज किया, बिकॉज इट विल बी नाइदर एब्जॉर्ब एंड सीक्रेट। ना तो इसका कंप्लीटली
ना तो इसका कंप्लीटली, सॉरी मैं एब्जॉर्ब नहीं एब्जॉर्ब लिखा, रीएब्जॉर्ब, यानी ना तो इसका दोबारा से रीएब्जॉर्प्शन होता है और ना ही ये कंप्लीटली एक्सक्रीटेड होती है, सिक्रेटेड होती है। ओके, तो सिक्रेटेड होना यानी इसका कंप्लीटली, किसका, इनुलिन का कंप्लीटली रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता, पहली चीज। दूसरा, और ना ही ये कंप्लीटली सीक्रेट होती है हमारी बॉडी से। तो इसमें क्या है कि ये मेजर करने में कंटिन्यूस लगातार रहती है कि हमारी बॉडी के अंदर कितना जीएफआर है इस टाइम पे। तो उसके लिए इनुलिन को यूज किया जाता है, क्योंकि हर किसी को क्या फ्रीली फिल्टर करता है, तो जीएफआर को मेजर करने के लिए इसको यूज किया गया। इसके बाद थर्ड एग्जांपल, द फोर्थ एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। द फोर्थ एग्जांपल इज सेलुलोज। इसकी शुगर यूनिट जो होती है वो थोड़ी डिफरेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। बीटा डी ग्लूकोज, आपको बीटा ग्लूकोज याद रखनी, सिर्फ बीटा, ये बीटा आ गया। क्योंकि आप बोलते हो ना कि सेलुलोज हमारी बॉडी के अंदर पचता क्यों नहीं है, इसलिए नहीं पचता क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई। कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। एक्चुअली हम पहले जो पचाते थे वो अल्फा सेलुलोज को पचा सकते थे, तो लेकिन इस टाइम पे जो सेलुलोज होता, सेलुलोज वही है, सेलुलोज नहीं बदला, मैं ये कह रहा हूँ, बट हमारे अंदर जो एंजाइम सिक्रेट करते थे वो बीटा सेलुलोज को ही डाइजेस्ट करने के लिए सिक्रेट करते थे। अब इस टाइम पे बीटा सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे बॉडी में कोई एंजाइम है नहीं, और एंजाइम अगर हमारे बॉडी में नहीं है उसको सिक्रेट करने के लिए, तो बीटा सेलुलोज यानी घास फूस को हम नहीं पचा सकते, पेड़ पौधों की पत्तियों को हम नहीं पचा सकते, क्योंकि उनके अंदर क्या पाया जाता है, बीटा सेलुलोज पाया जाता है, और बीटा सेलुलोज हम पचाने की क्षमता नहीं है। तो सेलुलोज के बारे में आपने देखा कि इसकी जो यूनिट है वो क्या है। दिस इज द मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए कि दिस इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाला अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट है। इसके बारे में आपको याद रखना है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं, इससे हम डिफरेंट फॉर्म में इसको ऑब्टेन किया जाता है। यानी आपने देखा होगा वुड, पेपर, है ना, जो लकड़ियां होती हैं, पेपर होते हैं आपके पास, ओके, और डिफरेंट टाइप के, जैसे एंड कॉटन की बात करते हैं तो कॉटन में भी ये पाया जाता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, मैं उनके बारे में यहाँ पे आपको, अब तीन के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो तीनों के बारे में आपको एनसीईआरटी में लिख लेना, नहीं लिखा होगा तो। ओके, सेलुलोज का कुछ मॉडिफिकेशन है। पहला, यानी यहाँ पे सेलुलोज के कुछ डेरिवेटिव है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेरिवेटिव ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज के कुछ डेरिवेटिव हैं, जिनमें से पहला क्या है, पहला डेरिवेटिव आपको याद रखना है सेलुलोज जैंथेट। क्या याद रखना है, सेलुलोज जैंथेट। तो जो सेलुलोज जैंथेट है, इससे क्या होता है, सेलुलोज जैंथेट जो है बेसिकली इसको यूज किया जाता है फाउंड इन रायोन, दैट इज योर आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क जो होता है उसके लिए इसको यूज किया जाता है। एंड सेलोफेन जो ट्यूब होती है, जब आपने देखा होगा किडनी का, जब किडनी से हम यूरिया को एक्सट्रेटेड अमाउंट में जब बाहर रिमूव किया जाता है, जिसको आप डायलिसिस बोलते हैं, तो उस डायलिसिस में सेलोफेन ट्यूब यूज होती है। उसके लिए सेलुलोज किसकी बनी होती है, सेलुलोज जैंथेट की बनी होती है। और सेलुलोज जैंथेट में आपको ये बोल रहा है रायोन, दैट्स आर्टिफिशियल सिल्क। तो रायोन आपको याद रखना है, रायोन एक एग्जांपल है। रायोन क्या, एक आर्टिफिशियल सिल्क, क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क है, जिसके बारे में आपको याद रखना है। सेकंड इसी का सेलुलोज का जो डेरिवेटिव है सेकंड, उस डेरिवेटिव के बारे में भी आपको याद रखना है, दैट्स इज सेलुलोज नाइट्रेट। सेलुलोज नाइट्रेट बी, दैट्स इज सेलुलोज नाइट्रेट। इसको यूज किया जाता है फॉर दी, यूज किया जाता है यूज इन रॉकेट, जो रॉकेट होता है उसके प्रोपेलेंट के लिए एंड एक्सप्लोजन के लिए। यानी कहीं पे ब्लास्ट करना होता है या फिर किस चीज का ब्रेकडाउन करना होता है तो वहां पे इसका यूज किया जाता है, या फिर रॉकेट को अगर उसके लिए भी उसमें कुछ यूज किया जाता है, वो क्या होता है, सेलुलोज नाइट्रेट यूज किया जाता है। एक लास्ट है इसमें सेलुलोज एसीटेट, जो इंपॉर्टेंट भी है, सी सेलुलोज एसीटेट।
सेलुलोज एसीटेट का जो इंपॉर्टेंट है दैट इज फाउंड इन wrinkled proof and moth proof terracotta फोटोग्राफिक फिल्म, इन सब में इसका यूज किया जाता है जो आप यहाँ पे नाम लिख रहे हो। ओके, और बाकी इनका कोई इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। बाकी और भी है, एक और है कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, एक डी और लिख लेते हैं, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, जिसको यूज किया जाता है स्मूथनिंग एजेंट। स्मूथनिंग एजेंट का मतलब क्या, जैसे हम देखें ना आइसक्रीम जो होती है बड़ी सॉफ्ट होती है, आइसक्रीम के लिए इसको यूज करते हैं, मेडिसिन के लिए इसको यूज करते हैं, मेकअप का जो सामान आता है यानी कॉस्मेटिक जिसको हम बोलते हैं, तो उस कॉस्मेटिक्स के लिए भी इसको यूज करते हैं। तो ये जो इसके 4 इंपॉर्टेंट है, आपको उन डेरिवेटिव से बाद में याद रखना है जो सेलुलोज के बारे में दिए हुए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। इसमें अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, दैट इज काइटिन। काइटिन अभी 2015 का क्वेश्चन था, नहीं 13 का क्वेश्चन था, काइटिन के बारे में पूछा हुआ था। आप 13 का क्वेश्चन को देखेंगे तो आप वहां पे मिल जाएगा आपको ये वाला क्वेश्चन कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था। वहां पे ये पूछा गया था कि जो काइटिन है आपके पास 5th जो एग्जांपल है दैट इज ए काइटिन। काइटिन की जो बेसिकली शुगर यूनिट होती है किसकी होती है, उस चीज के बारे में आपको याद रखना है। दैट इज ए पॉलीसैकेराइड ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोस एमीन, जिसको हम बोलते हो नाग। एक होता है नाग और एक होता है नाम। एन एसिटाइल म्यूरोमिक एसिड है ना, वो नाम आ गया म्यूरोमिक। मैं वर्ड लिख देता हूं, आप याद रखना, म्यूरोमिक एसिड। तो मतलब क्या, एन एसिटाइल म्यूरोमिक एसिड या फिर जिसको आप बोलते हो नाम। ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। जो नाग नाम से है वो पूछा गया था कि काइटिन आप देखिए एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट, प्लांट की इंसेक्ट्स की बात करते हैं तो उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो, या फंजाई की बात करते हैं तो फंजाई का जो एक्सोस्केलेटन है, बाहर की जो परत होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। और वो काइटिन किसका कंपोनेंट होता है, वो पॉलीसैकेराइड होता है नाग का। जो सन 2000 आप स्क्रीन पे देख लो, मैं क्वेश्चन डाल भी रहा हूँ, वो क्वेश्चन देखो, उस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि नाग जो क्वेश्चन है सन 2013 का जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पे पूछा गया था इस काइटिन से। इसके बारे में आपको याद रखना है। काइटिन जो है ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑन अर्थ पे सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कंपोनेंट है। इसके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे फंजाई हो गया एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट, उसके ऊपर भी उसी में ये सब पाया जाता है। तो एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट हो जाएगा, और इसके बारे में इससे पूछ लिया तो आप इनके बारे में इसको याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 पॉइंट के बारे में बात करते हैं, दैट इज पैक्टिन। ओके, पैक्टिन इज अ पॉलीसैकेराइड ऑफ बोथ नाम एंड नाग। ओके, यानी मैं यहाँ पे कुछ नाम है मैं बोल रहा हूँ, आप वैसे देख लीजिए, क्योंकि इसका पॉलीसैकेराइड इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, बट मैं लिखने के लिए बोला था कि मैं इसको लिखूंगा, तो वो क्या है मैं लिख देता हूँ इसके बारे में। इसके पॉलीसैकेराइड है, दिस अ पॉलीसैकेराइड ऑफ गैलेक्टोज प्लस एरेबिनोज प्लस गैलेक्टो यूरोनिक एसिड प्लस मिथाइलेटेड गैलेक्टो यूरेमिक एसिड। ओके, तो इसके जो सेलुलोज के बारे में आपने देखा कि किस किस का पाया जाता है, तो आपने एक चीज तो ये देखी कि इसका कंपोनेंट इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको मैं अभी बोल रहा हूँ। दूसरा, इसका इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो पैक्टिन है
आप बस याद रखें गैलेक्टोज, अरेबिनोज, अब वही फिर इस गैलेक्टोज को ये अलग अलग फॉर्म में लिख रहा है, गैलेक्टोयूरोमिक एसिड या फिर गैलेक्टोयूरोमिक एसिड, जो भी है आप उस चीज को याद रख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो होता है, ये प्लांट की जो मिडल लेमेला होती है, मिडल लेमेले, वहां पे इसका डिपोजिशन होता है। तो हम बोलते हैं ना कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। जैसे क्या, मैं यहाँ पे समझाता हूं कि प्लांट के अंदर कौन सी ऐसे पार्ट होता है जहां पे ये पाया जाता है। तो वो देख लेते हैं कि प्लांट की एक लीफ बनाई मैंने, देखो ये प्लांट की एक लीफ है। इस लीफ में आपने देखा है कि ये क्या बोलते हैं, इसकी एक मिड रिब होती है, और मिड रिब के बाद यहाँ पे साथ में आसपास में जो होती है वेन और वेनलेट्स जाती है ना। तो ये वेन और वेनलेट्स है, यहाँ पे ये वेन है, ये वेनलेट्स हो गई। ये इसका जो ये मिडल लेमेला है, ये वाला, ये किसका बना होता है, कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है। इसलिए इसको प्लांट सीमेंट भी कहा जाता है, प्लांट के अंदर सीमेंट का पाया जाना। तो इसको एक क्या नाम दिया जाता है, प्लांट सीमेंट। यानी प्लांट की जो ये आसपास की पत्तियां होती हैं, आसपास का जो पोर्शन होता है पत्ती का, उसको क्या करता है, एडहेयर करके रखता है, चिपका के रखता है, अलग नहीं होने देता। इसलिए इसका इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे इसलिए इसको क्या बोल रहा है कि प्लांट की जो मिडल लेमेला होती है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की फॉर्म में पाया जाता है। ये इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेमीसेलुलोज के बारे में देख लेते हैं, लास्ट जो आपका एक सेकेंड लास्ट टू लास्ट है, हेमीसेलुलोज। तो हेमीसेलुलोज में क्या होगा आपका भाई, हेमीसेलुलोज, इसका जो पॉलीसेक्राइड है इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर से कह रहा हूं, आप फिर भी याद रखने के लिए हम लिखते हैं गैलेक्टेंस, इसके गैलेक्टेंस जाइलेंस प्लस मैरीनेंस हो गया, प्लस ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं भी कह रहा हूं अरेबिनो गैलेक्टेंस। काफी बार पेपर में पूछ लेते हैं कुछ होके, जो आप नेट तो एक ही हो गया जिसे आप याद रख सकते हो कि नेट में तो ये पूछने वाला है नहीं, और हो जाएगा ग्लूकोमैनेंस। इसके बारे में आपको बस ये आपका खत्म। बाकी आपको पता है पेप्टाइडोग्लाइकन जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, प्लांट्स और सॉरी बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी सेल वॉल में पाया जाता है। कौन, पेप्टाइडोग्लाइकन। तो वहां पे इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में आप इसको याद रखोगे। अब देखो एक चीज, क्या मैंने यहाँ पे हेट्रोपॉलीसैकेराइड का नाम लिखे थे। हेट्रोपॉलीसैकेराइड जो लिखे थे वो हाइलुरोनिक हो गया, कॉन्ड्रियोकाइटिन हो गया, और कॉन्ड्रियोथिन हो गया, या फिर और भी अलग अलग जो कंपोनेंट थे आपके पास, जैसे हेपेरिन हो गया। ये सारे के सारे क्या होते हैं, म्यूकोपॉलीसैकेराइड होते हैं। म्यूकोपॉलीसैकेराइड जो आप पॉलीसैकेराइड के बाद भी पढ़ते हो, दैट इज ए म्यूकोपॉलीसैकेराइड। तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड वो पॉलीसैकेराइड होते हैं जिनमें कुछ म्यूकस प्रेजेंट होती है, यानी वो स्लाइमी कुछ कंपोनेंट पाया जाता है, उसी को म्यूकस बोलते हैं। जैसे आपने हर चीज में देखा, जैसे अगार अगार हो गया। अब ये पीएमटी का क्वेश्चन है, मैं इनको अब यहाँ दे नहीं रहा हूँ, बट मैं एक छोटी सी फोटो डाल दूंगा एंड में, ठीक है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड के बारे में। उस फोटो से आप एक एक एग्जाम्पल के बारे में वहां से उन क्वेश्चनों को पुटअप कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि म्यूको अगार अगार पीएमटी का क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ अगार अगार पीएमटी का क्वेश्चन है, कहाँ से ऑब्टेंड होता है, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी या फिर ब्राउन एल्गी। तो आप बोलोगे रेड एल्गी से इसको ऑब्टेंड किया, तो रेड एल्गी का इसके जो एग्जांपल है वो वाला। एल्जीन है, हाइलुरोनिक एसिड है, वो किसका कंपोनेंट है। हेपेरिन के बारे में मैंने बोला था, कॉन्ड्रियोकाइटिन के बारे में बोला था। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट की मैं एक छोटी सी फोटो डालूंगा एंड में, तब वहां से इसके रिवीजन कर सकते हो कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है और मैं इसको और लंबा नहीं खींचना चाहता। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग वीडियो। और कोई डाउट है वीडियो के कभी कहीं पे भी, तो वो टाइम लिख के कमेंट में लिख दो, सर इस वाली जगह पे मेरे को डाउट है, मेरे को नहीं समझ में आया। मैं उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको, जिस टाइम पे आपको डाउट आ रहा होगा वहां से मैं आगे का आपको समझा दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।